सारे कस्बे के लोग उस अस्पताल को भूतहा अस्पताल कहते हैं। उस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया हॉस्पिटल है। इस अस्पताल को आज से करीब 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बहुत ही बड़ी भूल चूक हो गई थी, जिसकी वजह से एक लड़की की मौत हो गई। तब से उसी लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती फिरती है। रात को ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतहा कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 2 दोस्तों अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे विक्टोरिया हॉस्पिटल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, तो हमने उसी रास्ते से जाने का पक्का किया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर जाकर गिरे। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, पता नहीं बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था, तो मेरे दूसरे दोस्त राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से दूर जाकर फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर चले ही थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए। तभी अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना करके कहा कि शायद कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी था। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा, आप इतनी रात को इस रास्ते पर क्या कर रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा, मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रहे थे। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी राजू बोला, लो माँ जी, आगे आपका रास्ता। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए ज़ोर ज़ोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया।
और हमें जोर से चीख सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर अंकित के साथ दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब होते होते रात के 12-1 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते हैं तो जूते पड़ते हैं। इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने घर आ गए और घर वालों से कह दिया कि रात को दोस्त के यहाँ पर रुका था। उस रात के बाद से हम उस रास्ते पर कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपने में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल के छत पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक बोतल थी। उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद उस बोतल में शराब थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाए, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट है। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल पे छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, ये सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा। हाँ भाई, जब जिंदगी भी पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है तब ये कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है यार। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मगर सालों, क्या हम सभी उस घटना को कभी भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा। साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना ज़रूरी है क्या? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा। वो बात, हाँ, वो बात हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। रजत ने कहा। अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थे जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अचानक वो भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घर घर की आवाज़ें आने लगी। चलो भाई, मौसम ख़राब हो रहा है, चलो नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है कि हम सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो ही जाएं। देवेश ने कहा। इसके बाद वो चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लौरी आंखें चमक रहे थे और अगले ही पल वो गायब था। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6-6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम और दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था। वो उसके सामने वाला कमरा विनोद का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा कर रहा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहाँ शमशान से भी ज्यादा खामोशी पसरी थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए थे। पूरे हॉस्टल में खामोशी पसरी हुई थी। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह
अब गलियारे में लगा बल्ब भी जल बुझ होने लगा था। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के फफक फफक कर रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक फत्ती सी गाली देता हुआ वो बोला, कौन है यार, लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय। और वो नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। हाँ, बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरी दूसरी मंजिल छान मारी, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थक कर वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज़ और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वो आवाज़ बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है यार लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज़ अब पूरी तरह से बंद हो गए थे। इस बार वो थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वो अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूरे जा रहा है, और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसके सिर्फ आंखें चमक रहे थे, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वो आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रहे थे और करीब आती गई। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही साया है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ। उस काले साए ने आवाज में एक अलग ही लचक के साथ कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहता हुआ रजनीश उस साए को मारने के लिए पलटा ही था, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वो साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था, और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वो दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने बामुश्किल खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वो बीती रात अपनी आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश वो अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश उसके आंखों के सामने याद आ रहे थे। जैसे तैसे आंखें मूंद कर वो सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस आगंतुक ने बाहर से आवाज दी। वो आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान नहीं था। विनोद?
देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाज़ा खोल। वो आवाज़ अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गए थे। देवेश की कमरे की लाइट भी बंद हो चुके थे। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वो कौन था। दरवाज़ा खोल। वो भयानक आवाज़ फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक की आवाज़ हुई और दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पर गिर चुका था। ज, 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 तू? देवेश की आवाज़ में डर झलक रहा था। हाँ, मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी तुम लोगों को जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में भी ताकत है और शक्ति भी। अब मैं बदला लूँगा, उस साय ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वो एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दे जाए। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे भाई, प्लीज प्लीज। देवेश घिघियाता हुआ बोला। जय के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही बोला करता था, तुमने छोड़ा था मुझे, जय ने गुस्से में कहा। वो अब भी एक साय के ही रूप में था। उस घुप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिल्लौरी आंखें ही चमक रहे थे। मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे से जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और गर्दन एक ओर मुड़ी हुई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाज़ा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब सुन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसमें सफ़ेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। पूरी लाश सड़ चुकी थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। देवेश तो कल रात ही मरा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसकी लाश कैसे सड़ सकती है? रजत और विनोद अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें भी अब अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी सज़ा उनके दो दोस्तों को मिल चुकी है और शायद अब इन दोनों को भी मिलने वाली थी। रजत और विनोद वहीं पास ही में खड़े पुलिस अफसर के पास गए और उन्हें अकेले में बात करने के लिए राज़ी कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उस अफसर को पूरी बात बता दी। दरअसल रजत, विनोद, देवेश और रजनीश, ये चारों दोस्त एक जूनियर जयंत उसकी रैगिंग लिया करते थे। बहुत ही बुरी तरह से उसे जलील किया करते थे। एक दिन वो लोग हॉस्टल की छत पर जयंत को ले गए और उसे पूरी तरह से जलील करने लगे। जयंत हॉस्टल के छत पर किनारे पर बैठा हुआ था और गलती से इन लोगों का झटका जयंत को लगा और जयंत छत से धड़ाम से नीचे जा गिरा। गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने वहाँ से निकलना ही सही समझा और वो लोग वहाँ से निकलकर अपने अपने कमरे में आ गए। इस घटना को हॉस्टल की तरफ से आत्महत्या करार दिया गया। तब भी उन चारों दोस्तों ने किसी को कुछ नहीं कहा और ये राज हमेशा के लिए अपने में ही रखा। और शायद
इसीलिए उन लोगों को उनकी सज़ा मिली। बाकी अब बचे 2 दोस्त, उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और फिर उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कन्हैयालाल मिश्रा जी एक शिक्षक थे। हाल ही में उनकी पोस्टिंग आनंद गांव में हुई थी। ड्यूटी ज्वाइन करने से 2 दिन पहले ही वो अपने परिवार समेत आनंद गांव में रहने आए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 6 साल की बच्ची और 4 साल का बेटा था। वहाँ उन्हें एक घर भी पसंद आया। उन लोगों ने वहाँ रहने की उसी घर का चुनाव किया। घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन था जिसमें छोटा सा बगीचा और उसमें कुछ झूले भी थे। बच्चे तो उन झूलों को देखकर बहुत खुश हुए। दिन भर वो दोनों उसी बगीचे में खेलते रहे। मिश्रा जी और उनकी पत्नी अपने घर में सामान ठीक करने में व्यस्त थे। पूरा दिन इसी तरह गुजरा और फिर सभी ने खाना खाया और वो लोग सो गए। रात में उनकी बच्ची प्यास लगने की वजह से उठी और किचन में जाकर पानी पीने लगी। किचन की एक खिड़की बगीचे की तरफ खुलती थी। किचन में जाते ही उसे झूलों के झूलने की आवाज़ आने लगी। रात के शांत माहौल में इस तरह की आवाज़ से वो बच्ची डर गई और पानी पिए बगैर ही जल्दी से कमरे में जाकर अपनी माँ को कसकर पकड़कर सो गई। अगले दिन उसने जब ये बात अपने माँ बाप को बताई तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि हवा की वजह से झूले झूल रहे होंगे। बच्ची बहुत होशियार थी। उसे पता था कि उसके माँ बाप उसकी कही बात पर तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कि वो खुद अपनी आंखों से देख ना लें। अब बच्ची रात होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही रात हुई तो सब सो गए, लेकिन बच्ची अभी भी जाग ही रहे थे। अचानक से उसे झूलों के झूलने की आवाज़ आने लगी। बच्ची को डर तो लग रहा था, मगर उसे ये भी जानना था कि आखिर झूले हवा की वजह से हिल रहे हैं या फिर सच में कोई उनके झूलों पर झूला झूल रहा है। इतनी रात को भला कोई क्यों आएगा झूला झूलने? मगर उस बच्ची के मन में यही सवाल था। जैसे ही झूला झूलने की आवाज़ें आने लगी, वैसे ही उस बच्ची ने अपनी माँ को उठाया और उसे किचन में ले गई। वहाँ जाकर उसने अपनी माँ से कहा कि हमारे झूलों पर कोई झूल रहा है। माँ को पता था कि रात में हवा के चलते झूला झूलने की आवाज़ होती होगी, पर फिर भी बच्ची की तसल्ली के लिए उसने किचन की खिड़की खोली और दिखाया कि वहाँ कोई नहीं है। बच्ची को अब इस बात पर यकीन हो चुका था। वो पानी पीकर सोने के लिए कमरे में चली गई, लेकिन उसकी माँ को याद आया कि खिड़की खुली ही रह गई है। वो खिड़की बंद करने के लिए किचन में चली गई और खिड़की बंद करने लगी। तभी उसका ध्यान एक बार फिर झूले की ओर गया। झूले जोर जोर से झूल रहे थे, जबकि हवा भी बंद थी। वो देखकर मिसेस मिश्रा चौंक गई और अगले ही पल वो डर के मारे झटके से पीछे हो गईं। आंगन के बगीचे में उन झूलों की तरफ से बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक से मिसेस मिश्रा को किसी के आने की आहट होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की की तरफ ही आ रहा है। मिसेस मिश्रा ने जल्दी से खिड़की बंद की और वहाँ से दौड़ती हुई कन्हैयालाल के पास जाकर उन्हें उठाने लगी। कन्हैयालाल उठे और मिसेस मिश्रा के कहे अनुसार आंगन में जाकर देखने लगे। बगीचे में कोई नहीं था, झूले भी नहीं झूल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत था। कन्हैयालाल झूले से एकदम पास जाकर खड़े हुए थे और उनकी पत्नी वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ी थी।
अचानक से एक झूला जोर से हिलता हुआ कन्हैयालाल को आकर लगा। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जानबूझकर धक्का दिया हो। और फिर रहस्यमय डरावनी हंसी की आवाज, और फिर साथ ही में एक और आवाज गूंजी, चले जाओ यहां से, ये हमारा घर है, ये झूले हमारे हैं, अगर नहीं गए तो तुम भी मरोगे। एक यही आवाज वहां पर गूंज रहे थे और फिर कुछ धुंधली सी आकृतियां वहां दिखने लगी। उससे ये पता चल रहा था कि वो आकृतियां बच्चों की थी। मिश्रा जी की पत्नी बहुत डर गई और कन्हैयालाल तो बेहोश होकर जमीन पर ही पड़े हुए थे। अगले दिन होश आने पर कन्हैयालाल मिश्रा ने अपने परिवार समेत वो घर छोड़ दिया और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि वहाँ भूतिया झूले झूलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।